परफेक्ट पीरियड्स का कोई है डेफिनेशन? आइडियली 5 डेज होने चाहिए। फ्लो ऐसा होना चाहिए कि 3-4 पैड्स पर डे ही आप, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करें। आजकल इतनी फैंसी डाइट्स चली हुई हैं, है ना? आप इंस्टाग्राम देख लें या फेसबुक देख लें, बहुत सारी फैंसी डाइट्स हैं, फैंसी प्लान्स हैं आपके वेट रिडक्शन के लिए। वेट लूज हो जाएगा। ये फैंसी डाइट से क्या होगा, एक थोड़े दिन करेंगे आप, फिर उब जाएंगे। बिल्कुल। आर यू गेटिंग मी? एंड वो वेट वो वापस आ जाएगा। आपके बारे में बात करूँगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जी जो पीरियड्स होते हैं, जी जी। तो वो यंग गर्ल्स को मतलब बहुत पेन होता है या कह लीजिए मूड स्विंग्स होते हैं, तो मतलब इसका क्या है कुछ? पेन होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, मूड स्विंग्स होना अलग चीज़ हो गई। तो हम आप हमारी जो ऑडियंस है वो मेनली वुमेन ही होगी इस शो के लिए, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो कौन सी टेस्ट कराएं? फिर अगेन 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी, विटामिन B12, ये हर एक औरत को अपना टेस्ट करवाना चाहिए और लेना चाहिए। वेलकम टू रॉ एंड रिलेटेबल विद सुंबुल में, जहां हम बात करते हैं रियल प्रोफेशंस की और रियल लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद डॉक्टर नीना सिन्हा, जो कि है एक रिटायर्ड सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम NTPC। तो लेट्स इनवाइट डॉक्टर नीना सिन्हा। डॉक्टर नीना, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है हमारे शो रॉ एंड रिलेटेबल पे। मैम, कैसा लग रहा है आपको आप यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ माय फर्स्ट शो हियर, और मैं बड़ा, मतलब मुझे एक कॉन्फिडेंस और इतना अच्छा लग रहा है बात करने में। और आप ज़रूर पूछें, सब कुछ पूछें, लेडीज़ के हेल्थ के बारे में, जनरल मेडिसिन के बारे में। मैं आपको आपके साथ रूबरू रहूँगी। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, जैसे कि हम देखते हैं आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। आपने अपना जम्मू से करियर शुरू किया, पढ़ाई लिखाई, एंड देन नाउ एम्स तक। तो हम ये सफ़र आपका कैसे रहा? सबसे पहले बहुत ही अच्छा रहा, कैरियर वाइज मेरा बहुत ही अच्छा रहा। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से मैंने अपनी MBBS की, इंटर्नशिप भी मैंने वहाँ से की। सफदरजंग हॉस्पिटल से मैंने गायनी एंड ऑप्स में रेजिडेंसी की फॉर 1.5 ईयर। मैंने 6 मंथ्स के लिए कार्डियोलॉजी में एम्स में मैंने 6 मंथ्स में रेजिडेंसी की। और उसके बाद I was very lucky that I went into an organization which is Maharatna company called NTPC, National Thermal Power Corporation. मैंने अपने 30 years उस ऑर्गेनाइजेशन को दिए, और उसने भी मेरा मतलब इतना ख्याल रखा एज एन एम्प्लॉय। एंड आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम NTPC in August 31st 2025 this year. तो फिर yeah. एंड मैम फिर अभी करंटली व्हाट यू आर डूइंग? Currently, after retirement, I have joined in a private hospital, Jupiter Hospital, which is in Green Park, and it is near to my house. I am working for 2 hours as a senior consultant there in medicine. Okay, if anybody wants to see you, they can contact me, and I am on, my online prescriptions are also going. I made the prescriptions, and I'm writing the prescription online, and little bit, I think I'm charging very nominal for that. Okay, ma'am, wonderful. Ma'am, as you said कि you have studied from GHC Jammu, Jammu, and yes. specialization is gynecology. Yeah. तो हम ये किस तरह आपने ये लाइन, मतलब gynecology वाला? गायनी मैंने PGD MCH भी किया है, एंड मैंने हाउस जॉब भी की है फॉर 1.5 years. Okay. I was very fascinated by Safdarjung Hospital because this is the mammoth people come, and they get admitted and go for gynae this thing admissions, and there you have so much exposure. इतना एक्सपोजर है कि आप मतलब इतना आप इतना सीख सकते हो वहाँ से। तो मैं आई फील प्राउड कि मैंने उस जगह से मैंने वो किया है, सफदरजंग हॉस्पिटल। तो हम कोई इंस्पायरिंग स्टोरी कि आपने इस पर्टिकुलर फील्ड को चुना कि मैं गायनेकोलॉजी या डॉक्टर बनूंगी करके, कुछ या फैमिली में? एक मेरी गायनेकोलॉजिस्ट होती थी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट जम्मू में। ड्यूरिंग इंटर्नशिप आई यूज्ड टू असिस्ट हर।
तो शी यूज्ड टू से यू डोंट गेट मैरिड आउटसाइड, get married in Jammu only and then I'll make you a very good gynecologist. But वो जैसे अपनी किस्मत होती है तो मेरी शादी दिल्ली में हो गई. Then I took house job. At that time gynae was the, I mean even now gynae एक बड़ा स्पेशल और लेडीज के लिए बड़ा अच्छा फील्ड माना जाता है. बिल्कुल, ये वो थोड़ा कंफर्ट भी हाँ कि फीमेल गायनी होती तो एक फीमेल हाँ तो फीमेल वाला एक चाहिए था. जी जी. तो हम आपने बताया कि आपकी शादी हुई, फिर ऑफ कोर्स बच्चे भी हैं आप. हाँ जी. तो आपने वो लाइफ कैसे मैनेज की? बड़ा वर्क बैलेंस बड़ा अच्छी तरह रखा बिकॉज मैंने हम लोगों में एक तो मेरी मदर इन लॉ जो थी वो घर पे इन द सेंस शी वाज आल्सो वर्किंग बट टाइमिंग्स ऐसे थे दैट शी कुड लुक आफ्टर द किड्स by having I mean supervision on the maids and helpers जो भी होते थे हमारे helpers हमने रखे बिल्कुल बिकॉज उसके बिना मैं नहीं कर सकती थी. बट बिना सुपरविजन के तो बट बिना सुपरविजन के मदर इन लॉ ने पूरा साथ दिया मेरा. पूरा वो मतलब पूरे बच्चों को देखती थी, सुपरवाइज करती थी. अच्छा. और मैम जैसे हम जानते हैं कि आपके हस्बैंड सीएमओ हैं एम्स के, तो मैम कैसा लगता है आपको? हाउ डज इट फील कि आप भी इतनी अच्छी पोजीशन पे रही हैं, यू आर रिटायर्ड सीए? I feel so proud that my husband he's in AIIMS and AIIMS has everything, you know. Yes. The way Doctors are, yes. he's a superpower, I guess. Of course, I mean, because of him we are here in Delhi. Correct. So हम घर का माहौल कैसा रहता है आपका कि? See, I'm a fun-loving person. I do everything. I mean, I go for movies, I go out. I mean, I advise everybody to devote some time for yourself. आप घूमो फिरो, थोड़ा सा जो भी करना चाहो करो. मतलब भी ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता. नहीं आप ही बिल्कुल नहीं. वंडरफुल. तो हम जैसे आपने बताया आप गायनी फील्ड से हैं, आपके पास तो रोज कुछ ना कुछ केसेस आते ही होंगे. पर मैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पीरियड्स होते हैं. तो वो यंग गर्ल्स को मतलब बहुत पेन होता है या कह लीजिए मूड स्विंग्स होते हैं, तो मतलब इसका क्या है, कोई परफेक्ट है? देखिए, पेन होना इज अ डिफरेंट थिंग. मूड स्विंग्स होना अलग चीज हो गई. वो तो प्री मेंस्ट्रुअल आप एपिसोड के बारे में बोल रहे हैं. जो पेन होती है यूजुअली आपकी इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन अगर कोई हो उसमें भी पेन होती है. लो बैक पेन को भी पेन मानते हैं लोग, वो भी हो सकती है. दीज आर द आई मीन इन्फेक्शंस आर वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर पेन. लाइक क्रैम्प्स आल्सो मैम? क्रैम्प्स में भी थोड़ा सा हार्मोनल होता है, बट मोर और लेस क्रैम्प्स हर एक लड़की को आते हैं और वो वैसे नहीं होते हैं कि वो मैनेज ना किए जाए. वो मैनेज हो जाते हैं. एवरी फीमेल नोज कि कौन सी पेन किलर लेनी है उस टाइम. एक मेफ्टाल स्पास करके आती है, वो तो लेते ही लेते हैं. वो तो बट धीरे आई थिंक ओवर द इयर्स वो खत्म भी हो जाती है. खत्म भी. तो मैम सेफ है ये मेडिसिन लेना ड्यूरिंग एक महीने में एक बार अगर आप ले लो तक कोई हर्ज? तो इतना कोई हर्ज नहीं है. एक गोली लेने में या 2 गोली लेने में इतना कोई हर्ज नहीं है. और मैम ये परफेक्ट पीरियड्स का कोई है डेफिनेशन, मतलब क्या बहुत हेवी या? सी पीरियड्स एक ऐसी आप उसको क्या बोलोगे, एक फिनोमिना ही बोलोगे. वो ये है कि पीरियड्स हर एक पर्सन में डिफरेंट होते हैं. हर एक लड़के आइडियली 5 days होने चाहिए. फ्लो ऐसा होना चाहिए कि 3-4 पैड्स पर डे ही आप, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करें. उसको आइडियल बोलते. टाइम से आने चाहिए, सबसे ज़रूरी है टाइम से आने चाहिए. वो एक हम आइडियल बोल सकते हैं. बट इट कैन वेरी फ्रॉम 3 to 4 days, 5 days, 6 days भी हो जाते हैं. ये हर एक में डिफरेंट होता है. बट इट शुड बी यू नो एवरी मंथ. ये नहीं है, वो चीज़ बढ़नी नहीं चाहिए या कम नहीं होनी चाहिए. डेज ये जो लेट पीरियड्स आते हैं तो मतलब वो कितना लेट नॉर्मल में काउंट होता है? मान लीजिए देखिए, जो आजकल की लड़कियां अगर एथलीट है, खेलती हैं या जो भी लड़की खेलती है उसमें पीरियड्स नॉर्मली थोड़े लेट आते हैं. अच्छा. 15 साल के बाद नॉर्मली. आजकल तो अर्ली आ रहे हैं. मतलब आप
10 इयर्स की लड़की भी मेंस्ट्रुएट कर रही है। हाँ, करेक्ट। तो वही है, 15-16 थोड़ा लेट हो जाता है, बट आ जाते हैं, जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं आ जाते हैं। अच्छा हाँ, मैम, ये जो साइकिल होती है, कहते हैं 28 डेज की भी होती है, 30 डेज की भी होती है, तो कुछ लोगों को कुछ लेट भी आता है, जैसे ना 5 दिन बाद आ रहे हैं डेट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 2 तारीख थी, नेक्स्ट 12 आ रहा है, तो इज इट नॉर्मल और आसान? नहीं, इफ इट इज आई मीन रेपिटेटिव, कि हर साइकिल में लेट आ रहे हैं, तो एबनॉर्मलिटी, फिर तो टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, आपको ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, थोड़े हार्मोन्स के, और इट वेरीज विद द एज ऑफ द पेशेंट। अगर थोड़ा सा 40s में है तो उसके हार्मोनल टेस्ट भी होंगे, ठीक है ना। और अगर ये यंग फीमेल है और उसका पैटर्न वही चलता आ रहा है, तो उसमें इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। बट यस, अगर वो रिपीटेटिव है कि वैसे ही डिले हो ही जा रहे हैं, तो सारे टेस्ट करने पड़ते हैं आपको। ये इट कुड बी पीसीओडी ऑल्सो, है ना, ये उसको भी जा सकता है। जैसे यंग गर्ल्स की मैं बात करूंगी तो आपने 40 का बताया, हाँ, बट अगर हम आज हो सकता है, वही तो मैं कह रही हूँ, टेस्ट करने पड़ेंगे आपको, सारे हार्मोनल टेस्ट करने पड़ते हैं, इंसुलिन टेस्ट करना पड़ता है, ये आप जितने भी आपके हार्मोन्स हैं उनका टेस्ट करना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। तो उसी से तभी पता चलता है कि पीसीओडी है कि नहीं है। तो हम ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमने पूछ लिया। अब हम अब आजकल के ज़माने में आप देखती हैं, आप तो डॉक्टर हैं, आप बेहतर जानती हैं कि पीसीओडी थायराइड, ये तो फीमेल का मतलब एक बहुत ही कॉमन इशू हो गया है कि अब तो यंग गर्ल्स को भी ये इशू हो रहा है, तो इसके बारे में देखिए, बड़ा ही कॉमन ये प्रॉब्लम हो गई है। सबसे बड़ा बात है आपके वेट की। जी। जो लड़कियां ओबीज हैं, जो सेडेंट्री लाइफ लीड करती हैं, नहीं एक्सरसाइज करती, नहीं खाने पे ध्यान देती हैं, जंक फूड बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। आप ऑर्डर करते हो, खाना बनाते नहीं हो, ऑर्डर करते हो, वही आप खा रहे हो। तो देखिए, मैं डेली की प्रॉब्लम जानती हूँ कि एवरीबडी इज़ बिजी, बट अगर थोड़ा सा सिंपल खाना आप घर में दाल चावल भी बना के खाओ, आई थिंक इट्स बेटर देन ईटिंग पिज्ज़ाज एंड बर्गर्स आउटसाइड। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही आदमी ओबीज होता है, उसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं रहती, इंसुलिन मतलब वो कम हो जाती है। जो पेनक्रियास में इंसुलिन सिक्रीट होती है, जो आपकी शुगर को कंट्रोल करती है, वो हैम्पर होती है। सेकेंडली, आपके और हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाती हैं, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर वेट, ओके। all because of your lifestyle, not only weight, your lifestyle which matters. हाँ, जैसे पहले लोग बाहर ज़्यादा नहीं जाते थे खाने, बट अभी तो घर पे ही आ जाता है इतना घर पे ही आ जाता है। और ये भी है कि अब लेडीज वर्किंग ही है, मतलब मोस्टली ऑल विमेन्स आर वर्किंग नाउ, तो ऐसे में मैम उनका स्ट्रेस लेवल भी क्या रिलेटेड है हार्मोन्स के साथ? मतलब अगर वो स्ट्रेस्ड हैं तो हार्मोन्स पे फर्क पड़ेगा उसका? नहीं, देखिए, अगर वो अपना वर्क बैलेंस, लाइफ बैलेंस वो अपना कर लेती हैं, अगर उनके पास घर में हेल्प करने के लिए है, हेल्पर हैं, तो मुझे नहीं लगता वो स्ट्रेस्ड आउट होती होंगी। हाँ, अगर ऑफिस में इतनी हेक्टिक, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या अदर हाईफाई कंपनीज, जहाँ पे आपके बड़ा ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं, आपको रुकना पड़ता है, आप घर में ध्यान नहीं दे सकते, उसमें हो सकता है कि स्ट्रेस हो उनको, ऑफिस का स्ट्रेस। घर में तो आप अपना हस्बैंड है, बच्चे हैं, और आपकी हेल्प करने वाली में वो है। क्यों इतने लोगों को नौकरियां मिल रही हैं घर में? क्योंकि ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आप कमा रहे हो तो आप उनको भी तो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कमाने की। तो आई थिंक वो एक, मैं सबको बोल सकती हूँ कि एक हेल्पर तो ज़रूर रखिए आप। बट मैम सपोर्ट तो वही कर रही होती है फैमिली को, खाना क्या बनेगा, मेड अगर है भी तो शी इज टेलिंग क्या बनेगा, बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल के घरों में बिल्कुल चेंज हो गया। हस्बैंड इज completely looking after the house. I mean, he is also contributing to that. दैट्स ट्रू। वो ज़माना चला गया कि वाइफ ही कर रही थी, घर भी करो बाहर भी करो, ऐसा नहीं है। घर में वो भी आजकल क्या है, सामान मंगवा लो, इतना तो कर ही सकते हैं सारे, वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट।
और वो इन्वॉल्व भी है इन्वॉल्व बिल्कुल बच्चों में इन्वॉल्व हैं टोटल। ये नहीं है कि वाइफ नहीं आई है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों को, ऐसा नहीं है। बच्चों को भी देखता है। बच्चों को भी तो देखते हैं। भारत बदल रहा है। बदल अगला सवाल वही है लेडीज़ की हेल्थ से कि आजकल इतनी फैंसी डाइट्स चली हुई हैं, है ना? आप इंस्टाग्राम देख लें या फेसबुक देख लें, बहुत सारी फैंसी डाइट्स हैं, फैंसी प्लान्स हैं आपके वेट रिडक्शन के लिए। तो ये जो होता है ना क्रैश डाइट्स होती हैं, लोग कर लेते हैं, तो इसका हार्मोन्स पे क्या असर होगा मैम? बिल्कुल असर पड़ता है। आप देखिए वंस लेडी इज अबव 35-40 कैल्शियम की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज कैल्शियम इज नीडेड फॉर योर बोन मेटाबॉलिज्म, स्पेशली लेडीज़ के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेंट्स, बट लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़रूरी है कैल्शियम, और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप उन न्यूट्रिएंट्स से अपने आप को डिप्राइव कर रहे हो क्रैश डाइटिंग से। यू टेक अ बैलेंस डाइट, डोंट टेक ऑयली फूड, डोंट टेक लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप वो बैलेंस करो कि आपको हेल्दी फूड क्या क्या खाना है। मॉर्निंग में स्प्राउट्स ले लो, आप मिस्सी रोटी ले लो, ये आप ब्रेकफास्ट कर लो। अनार, जितने भी फ्रूट्स हैं वो इतनी आपको कैलोरीज नहीं देते हैं, ना ही आपका वेट बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट उनमें भरपूर होते हैं। तो आप फ्रूट्स को ऐड करो अपनी डाइट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड करो। लीन मीट होता है जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, उसको ऐड करो। तल के मत खाओ, उसको रोस्ट करो। आप प्रोटीन लेना है। इतना तो एजुकेशन सबको होती है कि आजकल जितनी भी लेडीज हैं जो मेट्रोज में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, सबके पास एयर फ्रायर है, सबके पास बेक करके लो। अगर आपने वेट लूज करना है तो उससे वेट लूज हो जाएगा। ये फैंसी डाइट से क्या होगा, एक थोड़े दिन करेंगे आप, फिर ऊब जाएंगे। बिल्कुल। आर यू गेटिंग मैं? एंड वो वेट वो वापस आ जाएगा। वापस हम ये नींद का भी होता है ना कि नींद को तो सब कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन औरतें तो नींद भी नहीं लेती पूरी। तो आप प्लीज नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं रहा कि औरतें इतनी डिप्रेस्ड एंड डिप्राइव्ड हैं कि नींद नहीं लेती है। सब अब एजुकेटेड लोग हैं, सबको पता है कि हमें कितने बजे सोना है, बच्चों को कितने बजे सुलाना है, ये सब ठीक हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो मैम एक मैसेज दे दीजिए कि जो नहीं सोती है, जो नहीं ध्यान देती, कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए नींद इज ऑल्सो। देखिए अपने हेल्थ को पहले बैलेंस करें, आप बैलेंस डाइट लें, सुबह उठें। मेरा एक सजेशन होगा कि आप 40 मिनट्स वॉक करें मॉर्निंग में। उसके बाद आप अपना जो ब्रेकफास्ट खानी है, ब्रेकफास्ट में आप स्प्राउट्स, ग्रीन जैसे वेजिटेबल्स की, थोड़ा वेजिटेबल ही बनवा लीजिए, मिस्सी रोटी बनवा लीजिए, जो इच्छा, टोस्ट खा लीजिए। आप एग्स खा सकती हैं, बॉइल्ड एग्स खा सकती हैं, मतलब यू कैन चेंज योर ब्रेकफास्ट। लंच में आप 2 चपाती, सब्जी, दही, ये आप ले सकते हैं। बीच में मंच नहीं करिए। हाँ, एक टाइम रख लीजिए कि आपने फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस करिए। और 3-4 चपातियाँ नहीं खा के आप 2 चपाती खाओ, 2 चपाती ना खा के 1 खाओ। एक के साथ थोड़े चावल भी ले लो। ऐसा ये नहीं मैं कह रही हूँ कि चावल को कोई वेट बढ़ाते हैं या शुगर बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इतनी कटोरी आप चावल लेंगे, कुछ नहीं होता है। तो ये खाना है। ये सब। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इज योर वॉक एंड एक्सरसाइज, विच एवरी फीमेल शुड डू। एवरी फीमेल, क्या मेल को भी करनी चाहिए, बट एवरी फीमेल शुड डू, ताकि आप थक के सो जाए। ठीक है, तो ये है कि आपको नेचुरल, अपने आप को हर चीज़ नेचुरल करो, बहुत ज़्यादा मेडिसिन और उस पर डिपेंड मत हो। अगर जिसको बड़ी ज़रूरत है मेडिसिन लेने की, वही ले। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेडिसिन नहीं लो, आपको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, यू डू इट, बट योर लाइफस्टाइल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू कंट्रोल योर ऑयली फूड एंड जंक फूड, और हाँ, सेकेंडली टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ईटिंग। जी, टाइमिंग ऑफ एक फिक्स टाइम आप अपना रखो। हमने ब्रेकफास्ट 9 o'clock करनी है मॉर्निंग में, तो 9 करो। और आपने ये नहीं है कि आप हाउसवाइफ है 11 बजे कर रही हैं, ऐसा नहीं। हाउसवाइफ भी तो
ह्यूमन बीइंग है वो भी फॉलो करें, सुबह वॉक पे जाएं। आजकल चेंज हो गया है, आई थिंक एवरीथिंग हैज चेंज्ड, पीपल आर फॉलोइंग द हेल्दी स्टेप्स और सब कुछ कर रहे हैं। आई थिंक मुझे इतना मैसेज देने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीबडी नोज। राइट मैम, अब हम चलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। जो ये मिथ है कि क्या ये सेफ है, मतलब लेना देखिए, क्या है? जब कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं तो ये साइड इफेक्ट्स तो बताए जाते हैं कि इनके तो साइड इफेक्ट्स है, बट अगर ज़रूरी है लेना तो हर एक चीज़ लेनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, रैंडमली आप मत लो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है और किसी ने बोल दिया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लो तो वैसे ही मत करो। आप पूरा एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके एक सलाह करके, पूरा ब्लड प्रेशर वगैरह देखना होता है, बीपी बड़ा ज़रूरी है, और बाकी भी फाइंडिंग्स जो होती हैं वो पूछेंगी आपको कि ये तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं। हाँ, तो डॉक्टर की सुपरविजन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आप लीजिए, नहीं तो ऐसे मत लीजिए। ऐसे किसी फ्रेंड ने बोल दिया मैं वो ले रही हूँ तो आप जैस्मीन ले रही हूँ तो मैं जैस्मीन ले लेती हूँ, ऐसा नहीं। तो हम, आप तो इतने टाइम से इस फील्ड में हैं, तो पहले, अभी तो ये बहुत कॉमन हो गया कि मेडिकल स्टोर पे भी जाके लोग ले लेते हैं, है ना, डॉक्टर ने लिख दिया और ले लिया। लेकिन जब आप काम कर रही थी, आपके उस ज़माने में देखा, तो आप किस तरह इसको डील करती थी? मतलब क्या होता था उस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्टिव का? देखिए, हम लोग तो बिकॉज आई टोल्ड यू आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। मेरे यहाँ पे 22 डॉक्टर्स MI के साइड से हैं। और मतलब मेरे फादर के साइड से भी और मेरी मदर के साइड से भी 22 डॉक्टर्स। और मेरी फर्स्ट बैच था श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में, मेरे मौसा मौसी वो उनको एडमिशन मिली थी 1956 में। तो हम उनसे इंस्पायर होके डॉक्टर बने हैं। हमारे टाइम में प्रैक्टिस बड़ी डिफरेंट थी, बहुत डिफरेंट थी, इस टाइप की प्रैक्टिस थी नहीं बिल्कुल। किस्सा अगर है आपके जहन में कुछ इससे? अब एज ए स्टूडेंट मैं बता सकती हूँ। तो ये एज ए स्टूडेंट हमें इतना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उस टाइम का रिवाज नहीं था। हाँ, नहीं था, यही जानना चाह रही हाँ, उतना रिवाज नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। फिर कंपनीज, अब देखिए, ब्लड प्रेशर की उस टाइम कोई दवाई नहीं होती थी, है इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो अब देखो, रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिसिन, सो मेनी मेडिसिन, तो दैट इरा हैज़ गॉन। मतलब अब तो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया है। तो हम क्या ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये सिर्फ बर्थ कंट्रोल को ही के प्रिवेंशन के लिए? नहीं, ये तो और भी आपके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए दी जाती हैं। जैसे मेनोरेजिया हो गया, मेनोरेजिया मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग, उसके लिए दी जाती हैं। और भी आपके 1-2 और कंडीशंस में दी जाती हैं, बट ये हमेशा सुपरविजन में लेनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से लेते रहो, हाँ, बिकॉज साइड इफेक्ट्स सबके हैं। ये यूटीआई का क्या कॉमन रीजन है जो इतना बुरा यूटीआई लेडीज को होता है? देखिए, एक यूटीआई जो एक सबसे पहले हमें एनाटमी समझनी चाहिए। जो यूरिनरी ट्रैक्ट फीमेल का होता है बड़ा शॉर्ट होता है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस, असेंडिंग इन्फेक्शन होती है ऊपर की तरफ। तो वो जैसे आपके वॉशरूम्स गंदे हों, ठीक है, उसमें नई सफाई हो, उसमें बड़े चांसेस होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर जाने पे, ठीक है। दूसरा ये है कि डायबिटिक जो फीमेल्स होती हैं जी, उनमें यूटीआई बड़ा फ्रीक्वेंट होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वो इसमें ग्रो बड़ा इजीली करता है उस मीडियम में। आपका जो शुगर मीडियम जो है, फंगल इन्फेक्शंस बहुत होती हैं लेडीज़ को, उन लेडीज़ को जो उसमें सबसे ज़रूरी है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स अपने बड़े अच्छे से उनको क्लीन करना है, ठीक है। और यूटीआई में सबसे ज़रूरी है एंटीबायोटिक लेना। और दूसरा, यूटीआई एल्डरली फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, उनमें भी, उनके तो थोड़ा हार्मोनल डेफिशिएंसी से होता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो ड्राइनेस हो जाती है। तो उसमें भी उनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, दैट कैन बी वेरी सीरियस ऑल्सो। सो टेकिंग एंटीबायोटिक फॉर अ लॉन्गर टाइम कैन क्योर दिस प्रॉब्लम, एंड कीपिंग योर एरिया क्लीन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आपने एरिया क्लीन से मुझे वो याद आ, इंटीमेट वॉशेस हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या ये सच में इफेक्टिव हैं या एक बस वो एक्चुअली ना लैक्टस जैसे ये आता है वी वॉश और एक दो और भी है, तो उसमें क्या है लैक्टोबैसिलस होता है बेसिकली। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि वो वजाइनल पीएच को और उसको चेंज कर देता है, तो आप ले सकते हैं, दैट इज सेफ। दैट इज That is safe. राइट थिंग टू यूज? यस यस। तो हम आप हमारी जो ऑडियंस है वो मेनली वुमेन ही होगी इस शो के लिए, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो कौन सी टेस्ट कराएं अपनी? देखिए अब जो ये जो हेल्थ चेकअप होता है उसमें ना एज ग्रुप्स रखे हुए हैं आजकल 35 एंड अबव, फिर उसके बाद आप 40 एंड अबव, फिर 50 एंड अबव। ये टेस्ट कंप्राइज करते हैं ऑल ब्लड टेस्ट, रूटीन टेस्ट, ब्लड टेस्ट हो गए, फिर आपका कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है एक फिर पैप स्मेयर करवाना बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए। पैप स्मेयर से पता चलता है कि कहीं प्री कैंसरस सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसके कैंसर तो नहीं, ये बिल्कुल मतलब काफ़ी प्रेवलेंट होता है, पता नहीं चलता है लेडीज़ को, तो एक पैप स्मेयर ज़रूर ऐड करवाना चाहिए उसमें। ओके। और जैसे जो कोई नई मतलब मैरिड है, अभी न्यूली मैरिड है और उसको 1 साल जैसे बच्चा नहीं होता, तो एक नॉर्मल चेकअप उसको इनिशियली क्या कराना चाहिए? देखिए पहले हम लोग अगर रेगुलर इंटरकोर्स करके और रेगुलर 1 साल तक किया और बच्चा नहीं हुआ तो उनको प्रिलिमिनरी पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के टेस्ट होंगे, हस्बैंड के स्पर्म्स का होएगा पूरा और इनका पूरा गायनी का होगा, पूरा अल्ट्रासाउंड एंड ओवुलेशन कैसे हो रही है। बट 1 साल में यूजुअली लोग इनफर्टिलिटी क्लिनिक में नहीं जाते हैं। हाँ सही। अभी टाइम देते हैं, नेचुरल भी हो जाता है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि 2-3 साल बीत जाए तो अंटिल अनलेस इज अ प्रेशर कि हाँ भाई होना चाहिए, पर आजकल वो प्रेशर भी खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है कि कोई मानता है, हस्बैंड वाइफ का अपना होता है कि वो करें। बट जो भी हो अभी 1 साल को तो हम इतना जल्दी आपने क्वेश्चन बोल लिया। ये बस ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कई लोग एंग्शियस होते हैं, उनको तो डे 1 से नहीं, तो उसमें फिर तो उसे सारे जो इनफर्टिलिटी के टेस्ट होते हैं वो फिर सारे करवाने पड़ेंगे, सभी कराना करवाने अगर वो खुद ही चाहते हैं। तो डॉक्टर्स को कहते हैं हाँ, कि भी आप पहले तो देखिए इतनी अगर यंग एज में शादी हो रही है अपने आप भी ओवुलेशन भी ठीक होएगी, वो टाइम कभी नहीं होता है कि वो सही टाइम है कि वो लोग स्पर्म और वो ओवम मीट करे, वो नहीं कभी टाइम बनता है। तो आई थिंक दे शुड वेट एंड डोंट गो फॉर इनफर्टिलिटी फॉर दैट। ये काउंसलिंग से भी प्रॉब्लम सॉल्व? बिल्कुल काउंसलिंग से होती है। अपना लाइफस्टाइल बदलें, स्ट्रेस खत्म करें। ये जो स्ट्रेस है ना, ये सारी जड़ है, बिल्कुल सब चीजों की जड़ है ये। क्योंकि वो आसपास के लोग भी आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। ये 1 साल में तो यूजुअली कौन मानता है, 1 साल में नहीं। हाँ यस, उसमें कुछ उसमें होता है, तो फिर देन दे शुड गो फॉर ऑल द टेस्ट। और यहाँ पे काउंसलिंग से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि काउंसलिंग से तो राइट टाइम, हाँ ये बता सकते हैं राइट टाइम, ओवुलेशन का राइट टाइम कितना होता है, कैसे किस टाइम करना चाहिए, वो पीरियड बताते हैं वो। ठीक है। तो एक औरत की तो टाइमलाइन ही होती है कि पीरियड्स एक तरह से अगर उसको देखें एंड देन बच्चा, फिर एक टाइम आता है मेनोपॉज का भी, वो भी एक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हर एक औरत का, जो जिसको आ गया है या जिसको आना है, ये आना ही है। तो हम इसके लिए किस तरह तैयार रहा जाए? देखिए इसके लिए मेनोपॉज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको ऐसे तो रूटीन मेनोपॉज जाता है जैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं होता। हाँ अगर उसमें एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो या इनको हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर कंसल्ट करना पड़ता है। फिर अगेन 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी, विटामिन B12, ये हर एक औरत को अपना टेस्ट करवाना चाहिए और लेना चाहिए। ठीक है। इससे भी आपका पूरा सिस्टम बॉडी का ठीक रहता है। कैल्शियम इसलिए लेना चाहिए कि दूध तो आजकल कोई पीता तो है नहीं,
ठीक है ना, कैल्शियम इनटेक मस्ट फॉर लेडी, और अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए। जो मैंने पैप्समेयर बोला है वो करवाएं। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज मस्ट फॉर लेडीज अबव 40 इयर्स। आजकल मीनोपॉज अर्ली भी हो जाता है, आजकल डिलेड भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए मतलब यही है बस आपने बताने देखिए मीनोपॉज रेगुलर वॉक तो देखिए वो तो एक लाइफस्टाइल तो हेल्प करता ही करता है, हर चीज में हेल्प करता है। अगर आप खुश रहोगे तो मीनोपॉज का पता ही नहीं चलेगा। मीनोपॉज कुछ भी नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। करेक्ट मैम। इट्स अ नॉर्मल थिंग। बट मैम आपके पास भी केसेस आते होंगे तो वो क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? देखिए मीनोपॉज में सबसे ज्यादा मूड स्विंग्स और वेट गेन भी काफ़ी आते हैं केसेस। तो हम देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। प्लस अगर कोई एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो गई तो वो तो पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन A to Z होता है उसका। कुछ लोगों को स्पॉटिंग भी होती रहती है। वही मैं कह रही हूँ ना, स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को मीनोपॉज हो गया है, ब्लीडिंग रुक गई है, तो इसको हम एबनॉर्मल ब्लीडिंग बोलेंगे ना, तो फिर वो सारे टेस्ट होते हैं। सारे टेस्ट होते हैं और उसको भी एक वही है कि आप मेंटली और इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपकी नज़र में हेल्दी वुमेन क्या है, कौन है? देखिए हेल्दी वुमेन को ऐसे लेबल करना तो इट्स अ वेग टर्म। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर हम उसको नापदंड उसका लें तो हेल्दी वुमेन हम उसको बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक अवार्ड मिलता था, बेस्ट हेल्थ अवार्ड, मेल एंड फीमेल जो भी, कुछ पैरामीटर्स होते थे उसमें। क्या पैरामीटर्स होते थे? ये होते थे कि आप कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाइए, आप कंप्लीट डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाइए, उसमें से अगर आपके सारे नॉर्मल निकलते हैं और वो भी 1-2 साल तक निकलते जा रहे हैं तो उसको अवार्ड भी मिलता था। तो ऐसे एज सच जो लेडी जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा हो, जिसकी बोन मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, बोन हेल्थ अच्छी हो, जिसका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ठीक ठाक हो, और जिसका कोई मतलब जो काम कर सके, जो वॉक कर सके, ठीक है, उसको हम हेल्दी मानेंगे। स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस विद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये अब हेल्थ जो आज के टाइम में हो रही है वो फैट्स है, ये डाइट खाओ, वो डाइट खाओ, कीटो डाइट खाओ, वो ये करो। मेरा ये कहना है आप बैलेंस डाइट खाओ। आपको खुद को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। कुछ चीज़ें आपको पचती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पचती हैं। कुछ लोगों को दही खाना पसंद है, दही से पेट उनका ठीक रहता है, कोई लोग नहीं खा सकते। तो आप अपनी हेल्दी डाइट खुद ही डिसाइड करिए कि सुबह आपने मिस्सी रोटी और स्प्राउट खाने हैं कि ऑमलेट खाने हैं, कि आप डायबिटिक हो तो आपने इतना कुछ तो खाना नहीं है, आपने रिस्ट्रिक्ट करना है उसको। वो तो आपको ही पता है ना कि आपकी हेल्थ कैसी है। यस, बट आजकल जो रिवाज हो गया है दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, ये गलत हो रहा है। क्योंकि दूध पीना भी आपको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? जो आप किसी भी कल्चर में चले जाओ, रात को इतना बड़ा ग्लास, पुराने ज़माने में इतना बड़ा ग्लास सब पूरी फैमिली पीती थी। पंजाब में इतना बड़ा बड़ा गिलास दूध का पीते हैं अभी भी गांव में। और आप देखिए उनकी हेल्थ कैसी है, कोई डिजीज नहीं है उनको, और चलते लोग बहुत ज़्यादा है। चलना मस्त है, लेडी को चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ये मीनोपॉज की प्रॉब्लम्स और ये जो बाकी एंड बोन मेटाबॉलिज्म, आप कैल्शियम जरूर लीजिए। कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, इसका आपने देखना है आपके क्या पैरामीटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने वो लेना है, ठीक है। और ग्लोइंग स्किन और खुश रहना सबसे बड़ा मंत्र है हेल्दी रहने का। खुश रहो, चिड़चिड़ मत करो, मतलब बैक बाइटिंग मत करो, खुश रहो अपना। अगर आपको स्पोर्ट आती है तो खेलो, अगर आपको बैडमिंटन आता है बैडमिंटन खेलो, आपको स्विमिंग आती है स्विमिंग करो। तो ये जो आउटडोर एक्टिविटीज जो बंद हो चुकी हैं, वी हैव टू रिवाइव दैट, एंड दैट मेक्स अ कंप्लीट वुमन।
हेल्दी फिर and healthy women. ट्रू मैम, अमेजिंग। और सब अब आप जनरल मेडिसिन से भी हैं, जी तो आजकल जो हम देख ही रहे हैं, मतलब अपने सराउंडिंग्स में, पहले लोग 50-60 पे डायबिटीज़ का लेबल लगाते है ना। अभी 30 के बाद ही लोगों को बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, थायराइड हो रहा है। तो ये क्या न्यू नॉर्मल है आज के एरा में? It's not normal and it's not new. I mean, diabetes and वो होती थी, पुराने ज़माने में भी होती थी, बट उस टाइम में डिटेक्ट नहीं हो पाती थी, इतने टूल्स नहीं थे टू डिटेक्ट योर ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर। अब आपके इतने इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, बट जो भी है, दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं कि अब ब्लड प्रेशर वाले और डायबिटीज़ वाले इतनी अच्छी दवाइयाँ ले रहे हैं जो पहले ज़माने में नहीं थी। जी जी जी। पहले ज़माने में लोगों को पता ही नहीं होता था कि डायबिटीज़ होती क्या है, और उसी कॉम्प्लिकेशन से उनकी डेथ भी हो जाती थी। बट आजकल पीपल आर अवेयर कि भाई मेरे को डायबिटीज़ है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है और ये दवाई खानी है, मस्त खानी है, इंसुलिन लगानी है, मस्त लगानी है। इतनी अवेयरनेस तो आ गई है लोगों में। अब ये जो हुआ है, आपको हार्ट अटैक हो रहा है जिम जाने के बाद, और आप वॉक कर रहे हो और सडनली कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ये तो मुझे लगता है कोविड के बाद कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, इत्तेफाक है ना। है। उसको हम कोरिलेट करें, क्या करें, कैसे करें, बट मैंने देखा है कि आफ्टर कोविड ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं। पहले भी होते थे बट ऐसे नहीं होते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो। और पहले हम सुनते थे कि जेंट्स को ही होते हैं हार्ट अटैक, या बट अभी रिसेंटली हमने 2 सेलिब्रिटीज को देखा, सुष्मिता। तो देखिए वो तो सेलिब्रिटीज बड़े आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहती है ना, उनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। दे आर, आई मीन, दे गो फॉर नाइट पार्टीज, और उनका क्या क्या ड्रग्स लेती हैं, वी डोंट नो व्हाट दे आर टेकिंग। तो ये सारा साइड इफेक्ट उन सब चीज़ों का है। एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा उन लोगों को स्ट्रेस रेस अलग है, उनकी अलग ही, वो दुनिया भी अलग है। भी अलग है। हाँ, तो कंपटीशन एंड इनका दे इंडल्ज इन अल्कोहल एंड इसमें तो बहुत ज़्यादा, स्मोक बहुत करती हैं। अब बताइए कि नॉर्मल लड़की जितना स्मोक करे तो उसको होना ही होना है। सुष्मिता सेन यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, अब आई डोंट नो एट प्रेजेंट, बट स्मोकिंग अल्कोहल एंड लेट नाइट्स, आप बताइए, तो होना ही होना है। डेफिनेटली वो असर तो आपकी हेल्थ पर ही है। इसी पे आएगा। आर्टिफिशियल जो चीज़ करोगे, अब तो मुझे लगता है बोटॉक्स खत्म होता जा रहा है। जितना पहले ट्रेंड था, मतलब 6 मंथ पहले या साल पहले, अब तो पीपल आर अगेन गोइंग फॉर नेचुरल। क्योंकि अभी मैं नाम नहीं लूंगी एक्ट्रेस का, अब उन्होंने बोटॉक्स कराया था तो शी वाज लुकिंग वियर्ड। अभी उन्होंने वो शायद वो फिलर्स हटा लिए, क्या करिए, नाउ शी इज लुकिंग सो प्रिटी। सी पूरा आर्टिकल नॉट ओनली यू लुक, मतलब आपकी लुक चेंज हो जाती है, दूसरा आपके साइड इफेक्ट आपके बाकी सिस्टम पे भी होता है। क्या मेडिसिन ले रहे हो, क्या कर रहे हो, दैट डर्मेटोलॉजिस्ट ओनली कैन अंडरस्टैंड। बट ये चीज़ें तो बिल्कुल हार्म करे। आप आर्टिफिशियल क्यों बन रहे हो? अच्छी भली भगवान ने आपको सूरत दी है, तो आप आर्टिफिशियल लिप्स को इतना बड़ा करके करना क्या है? ये चीक लिफ्ट करा रहे हैं, चीक लिफ्ट करवा रहे हैं। हाँ। वो आप देखो, जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने करवाया हुआ है, वो कितनी हॉरिबल लुकिंग दे आर, वो उनका कैरियर खराब हो गया सारा, उनकी एक्सप्रेशन ही चले गए हैं। तो आई डोंट थिंक सो यू शुड, until and unless it is recommended और somebody says कि डॉक्टर कोई बोलता है भाई आपको जरूरत है इस चीज की, तो कराइए। नॉर्मल में क्यों करवाना है? हाँ, कि नाक ठीक नहीं लग रही थी, हाँ, करा लो। तो ये तो हम इससे रिलेटेड था। अब आजकल आप तो डॉक्टर ही हैं, मेरे से ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास ही आते हैं। अभी हमने विटामिन डी की बात की और B12 की, तो हम देखा जाए कि अगर कोई हेल्दी भी है, हेल्दी लाइफस्टाइल भी ले रहा है, अच्छा खाना भी ले रहा है, तो स्टिल ही और शी इज बेटा देखो, विटामिन डी का बड़ा सिंपल फंडा है कि पहले हमारे जो गांव में लेडीज बियर्ड ये करती, ब्लाउज थोड़ा डीप होता था, या जो भी जेंट्स होते थे वो बेयर चेस्ट होते थे, और डायरेक्ट सनलाइट उन पे पड़ती थी, ठीक है।
वो सनलाइट हमारे शहरियों के पास कहाँ से आ रही है? गर्मियों में तो आप निकल नहीं सकते, ठीक है। और ये जो विटामिन डी है ये बनती ही सनलाइट से। कुछ फूड भी होते हैं बट ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है सनलाइट से। तो वो चीज़ अब सर्दियों में तो चलो फिर भी लोग बैठ जाते हैं धूप में, गर्मियों में तो बिल्कुल ही नहीं बैठते हैं। विटामिन B12 जो है वो इसलिए कम है कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें कम होती है। अच्छा। हाँ, उनमें एब्जॉर्प्शन कम होती है। तो उसके लिए भी मेडिकेशंस हैं जो हम अब जैसे विटामिन डी के लिए एवरीबडी नोज कि हफ्ते में एक बार आपने कैप्सूल लेना है, और 8 वीक्स के लिए हम देते हैं पहले, उसके बाद हम एक एक करके देते हैं, टोटल 5-6 मंथ्स देते हैं बट एक कैप्सूल पर मंथ देते हैं। विटामिन B12 का भी हम मेडिकेशन देते हैं। देयर सो मेनी मेडिकेशन, वो लेने से फ़र्क पड़ता है बट उसको 3 महीने तक लेना चाहिए एवरी डे। अच्छा, 3 महीना। हाँ हाँ। ठीक है मैम, आप देखते ही हैं पेशेंट्स आपके पास आते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी कभी कभी ये हरकत करते हैं कि हमें डॉक्टर ने लास्ट टाइम कोई एंटीबायोटिक लिख कर दी थी और फिर हमें वो बीमारी हो गई तो हम बिना डॉक्टर को दिखाए चले जाते हैं एंटीबायोटिक लेने। तो क्या ये कितना सही है ऐसे अपने आप से अपने को? देखिए, मैं बात करती हूँ कोविड की। कोविड में एक पर्टिकुलर पैटर्न था कि आपको ये एंटीबायोटिक और ये लेने, तो लोग खुद ही ले लेते थे क्योंकि कोविड में तो आप किसी को देख नहीं सकते, वो आ नहीं सकता दिखाने। तो हाँ, वंस इन अ वाइल तो चलता है आजकल। ये है कि मैंने एंटीबायोटिक दी आपको, आप ठीक हो गए, नेक्स्ट टाइम फिर हो गया आपको तो फिर वो आपने रिपीट कर ली। बट एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए, एक बार ज़रूर पूछना चाहिए कि मैंने ये एंटीबायोटिक ले ली है, शुड आई कंटिन्यू? तो वो तो बेचारा बोलेगा हाँ कर लो, अब आपने शुरू कर दी है तो कर लो। चलो ठीक है, एक आध बार ठीक रहता है बट रिपीटेडली अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है then you must go for investigations first. You must go for investigations. आप उन पर्टिकुलर डॉक्टर को पकड़ो, उनको बोलो कि मेरे को दोबारा से हो गया है। बिकॉज अगर आपका हाई ग्रेड फीवर है तो फीवर कुड बी डेंगू, फीवर कुड बी टाइफाइड, तो वो आप नहीं जज कर पा रहे हो, अब एंटीबायोटिक और काम ही नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। तो ये नहीं कि अगर एक बार काम कर गई तो अब तो बार बार कर ले, ये वो नहीं, गारंटी नहीं होती ना। तो अच्छा, कुछ चीज़ें कभी टेस्ट में नहीं आती हैं। अब डेंगू है वो कभी नहीं आएगा और हाई ग्रेड फीवर चल रहा है और बाद में पता चला कि वो डेंगू ही नहीं है, वो टाइफाइड है। सही। तो इसलिए डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट करो और इन्वेस्टिगेशंस अपनी करवाओ। और मैम बहुत छोटा सा ऐसे ही है, जो मैंने कल मैं गई थी एक फार्मेसी शॉप पे, मैंने देखा कि वहाँ पे लोग खड़े हुए पूछ रहे हैं, अरे भैया मुझे नज़ला खांसी हो रहा है, दवा दे दो। वो दे रहा है दवा, तो मैं बड़ी हैरान। आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो डॉक्टर होते हैं, अब गांव में जो होते हैं जिनको थोड़ा सा BHMS बोलते हैं उनको, BAMS, तो वो बड़ा डॉक्टर होता है वहाँ पे। सही। ठीक है। हाँ। तो ये विश्वास की बात है जी। देखो, वो भी देखते देखते तो बन ही गया है डॉक्टर, ट्रीट करते करते, तो गांव वालों को उस पे ही विश्वास होता है। ऐसे ही हमारे फार्मासिस्ट हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी बट उनको नॉलेज होती है। ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंडली दे रहे हैं, उनको नॉलेज होती है कि जैसे पैरासीटामोल देनी है, एजिट्राल देनी है, एंटी एलर्जिक देनी है, कब कहाँ देनी है, वो भी पता होता है। हाँ, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है वो तो फिर रेफर करते ही हैं, रेफर करते हैं, वो भी रिस्क नहीं लेते, लेकिन छोटे मोटे वो फर्स्ट हैंड सोल्जर्स बन जाते हैं कि जब। मुझे अच्छा लगा मैम कि जो गरीब तबका है, मतलब हमारा लिए अब ये हमारे देखिए, हमारे इंडिया में तो यही चला आ रहा है, गाँव में भी चला आ रहा है। वहाँ जो बड़ा डॉक्टर वही होता है, बिल्कुल, और वो घर घर जा छोला छाप जो होते हैं वही बड़े डॉक्टर होते हैं, और उनसे आराम भी हो जाता है। आराम हो ही जाता है, विश्वास है ना, विश्वास। कहते हैं ना, प्लेसिबो भी आपको खिलाओ, अगर आपको विश्वास है आप ठीक हो जाओ। तो मतलब विश्वास तो पहली शर्त है किसी भी ट्रीटमेंट। बिल्कुल। हाँ मैम, हम आप और मैं दोनों ही दिल्ली से हैं, तो आजकल आप देखती हैं दिल्ली में इतना पोल्यूशन है और दिवाली के बाद तो मतलब स्मॉग इस कदर है तो लोगों को हर दूसरे को, क्या मुझे भी गले में प्रॉब्लम है,
तो इसको हम कैसे इससे बचा जा सकते? देखिए, इसको तो सबसे सिंपलेस्ट वे है टू वेयर मास्क, ऑलराइट, ठीक है। एंड इफ यू आर अस्थमेटिक यू मस्ट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इनहेलर्स, एंटी एलर्जिक, वो अपनी रेगुलरली लीजिए, वो तो लेने ही पड़ेंगे। कंजेशन है, आपको नेबुलाइज करना है तो नेबुलाइज करिए, इसमें करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो यू विल सफ़र। तो ये तो है, प्रॉब्लम तो है, अब इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते, सरकार ही नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करेंगे? हम तो खाली मेडिकेशन ही दे सकते हैं ना। आंवला एंड ये विटामिन सी, इट हेल्प्स अ लॉट। थोड़ा सा आंवला वगैरह आप खाओ, नेचुरल चीज़ें थोड़ी सी लो, कुछ हर्ब्स आती हैं विच आई एम नॉट अवेयर, वो भी गला वगैरह वो ठीक रखती है। ठीक है। और वेदर चेंज भी हो रहा है तो बच्चों का भी चल रहा है बहुत हाँ, वायरल, तो ये जनरल मेडिसिन में किस तरह बच्चों को? ठीक है, वायरल तो खुद ही ठीक होता है। अच्छा, वायरल अगर बच्चे को है तो उसको पहले तो आप एंटीबायोटिक ना दें, पहले तो उसको सिंपल एंटी एलर्जिक और उससे ट्रीट करें आप पैरासीटामोल से, ठीक है। अगर वो आप बढ़ जाता है या उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है तो फिर आप ऐड करिए एंटीबायोटिक। नहीं तो ये तो बड़ों में भी लागू होता है, अगर वायरल है तो आप सिंपली वो अपने आप ही जाएगा। अच्छा, मतलब हर चीज के लिए एंटीबायोटिक नहीं? नहीं, जैसे होता है कि नहीं, एकदम से एंटीबायोटिक मत दो। हाँ, अगर आपको गले में बहुत दर्द है, आपको फीवर भी है, गले में बहुत दर्द है, तो आप स्पेसिफिक एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हो दैट वे। बट अगर आपको फीवर ही है, जुकाम है, एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है उसमें, वो तो एंटी एलर्जिक खा लो और पैरासीटामोल खा लो। और मैम आपने तो सारे ज़माने देखे हैं, पहले का भी देख लिया, अभी का भी देख लिया। तो पहले तो हेल्थ चेकअप्स तभी होते थे जब डॉक्टर लिखता था। पहले तो एनुअल हेल्थ चेकअप तो नहीं होते थे, इतना सोफिस्टिकेटेड ब्लड वाला सिस्टम भी नहीं था, इतने टूल्स नहीं थे, तो बेसिक टेस्ट होते, ये टेस्ट भी बड़े कम होते थे। यूरिन का टेस्ट हो गया, ब्लड का टेस्ट हो गया, वो भी हीमोग्लोबिन वगैरह यही देखते थे। बट या फिर फीवर अगर आया है तो उसके लिए टेस्ट होते थे। अब तो कॉल्स आती हैं हमें कि हेल्थ चेकअप कराना है। हेल्थ चेकअप का तो मैम ये आप इसको किस नज़र से देखिए? देखिए, फिर मैंने बोला आपको, इट इज़ वेरी गुड टू गेट योरसेल्फ चेक्ड एवरी ईयर, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो आपको नहीं, लेडी को भी नहीं समझ में आती है या नहीं डिटेक्ट होती हैं खुद से। एक तो हो गया सर्वाइकल कैंसर, मैंने बोला, तो पैप स्मीयर वगैरह तो होना चाहिए। दूसरा ब्रेस्ट का, वो तो सेल्फ एग्जामिनेशन भी होता है वो खुद करके, पर कितना एक्सपर्ट है बंदा करने के लिए, तो वो मेमोग्राफी एवरी, अब जो ये बोलते हैं, जो इंटरनेशनल एकेडमी है यही बोलती है कि आप एवरी 3 years करवा सकते हैं, डोंट डू इट एवरी ईयर। तो मेमोग्राफी इज मस्ट फॉर लेडी अबव 45 years, 40 years, अब तो कम हो गई है एज, तो ये आप कर सकते हैं। और दूसरा ये कि कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो आपको नहीं पता चलती, वो डिटेक्ट हो जाती हैं। अब खराब डिजीजेस डिटेक्ट हो जाती है। अब लेडी के लिए सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। मैम ये सर्वाइकल कैंसर से याद आया, अभी से कोई वैक्सीनेशन भी हाल फिलहाल में? वैक्सीनेशन इतनी एज ग्रुप में नहीं होती है, वो यंगर एज ग्रुप में होती है। ओके, क्योंकि मेरी एक कॉमन फ्रेंड है। हाँ, वो 12 से लेके आई थिंक 25 तक। 25 तक? 25 या 30 तक भी कर लो, उससे ऊपर उसके नहीं, बाद तो कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। हाँ, बट डॉक्टर्स तो कुछ लोग लगा रहे हैं उनको भी 30+। पता नहीं अब अवेयरनेस नहीं है तो शायद इसलिए। 30 में तो 30, चलो आप 30-35 तक लगा लो, बट उसके बाद तो बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है। मैम सिंस आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, है ना, आपकी बेटी भी डॉक्टर है, बेटा आपका इंजीनियर है, तो 3 डॉक्टर्स तो आपकी इमीडिएट फैमिली में ही हो गए। तो कभी ऐसा होता है कि जब आप लोग खुद कभी बीमार पड़ते हैं तो एक दूसरे को दिखा लेते हैं या फिर जाते हैं बाहर दिखाने? हम अपना ट्रीटमेंट खुद ही करते हैं। खुद ही कर लेते हैं। खुद ही कर लेते हैं। ज़्यादा बीमार, मतलब बहुत ज़्यादा अगर
हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े तो फिर हॉस्पिटलाइज होते हैं, अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि चलो उस वाले डॉक्टर को दिखा लूं। ये खुद ही ट्रीट कर देते हैं, लोगों को ट्रीट किया है तो खुद ही ट्रीट कर लेते हैं और ये वही कर लेते हैं। ऐश भी होता है आपस में हस्बैंड वाइफ में। बेटी तो डर्मेटोलॉजिस्ट है मेरी, अच्छा, तो उससे तो हम एडवाइस लेते हैं। स्किन केयर। हाँ, शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अरे वाह, वंडरफुल मैम, ये तो बहुत ही बढ़िया है मैम, उनको बुलाएंगे नेक्स्ट टाइम। बुला लीजिएगा। मैम आपकी फैमिली में सारे ही डॉक्टर्स हैं, जी है ना? आप, आपके हस्बैंड, आपकी बेटी, पर आपने बताया आपके बेटे जो है वो इंजीनियर हैं, तो वो क्यों यहाँ से हैं? वो शुरू से ही व्हेन ही वाज इन स्कूल ही सेड कि आई डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं सब वो करूं, पूछूं और वो करूं, तो क्योंकि डॉक्टर्स को ऑन कॉल भी रहना होता कॉल कॉल भी रहना। बोले मेरे को इतनी पढ़ाई नहीं होती मुझसे। तो ही इज हैप्पी He is happy. He is very, very happy. No regret. and you all are also happy. We are happy. Definitely. So it's not necessary कि if you belong to a doctor family, you also have to become a doctor. No, it's not. Not at all. Not at all. I would not say that कि आज के ज़माने में आप डॉक्टर बनो, स्ट्रेसेस भी तो होती हैं कितने, बिल्कुल, है ना? बहुत। जिसको है रुझान पढ़ाई में कर सकते हैं, बड़े काफ़ी लोग नहीं भी कर सकते हैं। तो हम एक लास्ट मैसेज आप हाँ जी। या यंगस्टर्स को दे दीजिए, फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली, जो आपने बताया कि स्ट्रेस होता ही है ना जर्नी में पढ़ाई की, आपकी बातें सुन के कुछ मोटिवेट हो जाएं, उनके लिए एक मैसेज। मैं तो यही कहूँगी जो यंग ब्लड है अभी, तो मुझे लगता है काफ़ी अवेयरनेस है उनमें हेल्दी फूड खाने की। मुझे लगता है जहाँ तक कि अगर हेल्दी फूड खा रहे हैं और अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नथिंग लाइक दैट। बट आप स्विगी एंड वो जो उससे जोमेटो से मंगवा रहे हो, आई एम सॉरी टू से, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी बाद में। देखिए इतना ऑयली फूड होता है, इतना पिज्ज़ा में चीज़ होता है। अवॉइड दैट, ट्राई अवॉइडिंग दैट। ईट हेल्दी फूड, ईट फ्रूट्स, ईट नट्स। आप बादाम खाओ, ये खाओ, किशमिश खाओ। एंड इफ यू आर यंग यू शुड जॉग। मतलब घर में मत बैठो, कम आउट एंड जॉग। बाहर की कंट्री में मैंने अमेरिका गई थी 2004 में, तो मैंने देखा कि वहाँ तो काफ़ी ओबीज लोग हैं। एक लोग ऐसे हैं जो मोटे हैं बहुत ज़्यादा, और एक बिल्कुल फिट। तो एक मैं देख रही थी वो छतरी लगा के, इट वाज रेनिंग एंड वो जॉग कर रही थी छतरी लगा के। हाँ, छतरी। तो jogging I think for youngsters is very good because jogging बूढ़े, अब हमारी एज के लोग इतना नहीं जॉग कर सकते ना, बट आप लोग तो यंग हो, आप अपना फ्रेश फ्रूट, एक एप्पल उठाया और कच करके खा लिया। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो ये चीज़ आपको, हेल्दी फूड, स्ट्रेस मत लो, मूवीज जाओ, खूब घूमो, बट वॉक करो। Walk is must. And healthy diet is And healthy diet. and clean dieting. Okay. And no dieting. Eat everything. But jog. Thank you so much, ma'am, for coming to my show. Thank you so much. I'm really happy to have you here. दोस्तों, आज का सेशन हमारा डॉक्टर नीना के साथ बहुत इंसाइटफुल रहा। यहाँ हमने जाना लेडीज़ हेल्थ के बारे में और हमने समझा विमेंस हेल्थ का रियल एस्पेक्ट। तो अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे रॉ, स्टे रिलेटेबल एंड स्टे हेल्दी।